शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आयुष्मान भव में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेदिक पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के जरिए कोरोना के इलाज की। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयावह रूप लेती जा रही है। दुनिया में इस समय भारत 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की सूची में है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरी लहर देश में ही विकसित हुए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यानी वेरिएंट की वजह से ज्यादा खतरनाक हो गई है। महाराष्ट्र में इसी देसी कोरोना वायरस की वजह से 61% लोग संक्रमित हैं। देश में आई कोरोना की दूसरी लहर में युवा लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी लहर की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित लोगों में से 60% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं और इस उम्र के लोगों में मौत की संख्या बेहद कम है। कोविड-19 की दूसरी लहर से मरने वाले 55% मृतक 60 साल या उससे ऊपर के हैं। लेकिन अब स्थितियां और ज्यादा बिगड़ रही है। इन हालातों में कोरोना वायरस के प्रकोप से इस वक्त सभी परेशान हैं। ऐसे में तमाम तरह के सुझाव लोगों को बताए जा रहे हैं। इस बीमारी का तो स्थायी इलाज अभी तक संभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को और मजबूत करना होगा। ऐसे में आयुर्वेद में बताई गई जड़ी बूटियों के सेवन से हम खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकेंगे। अगर कोरोना संक्रमण से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी। सबसे पहले हम संजय त्रिपाठी जी का आपको परिचय करवा देते हैं। दरअसल डॉक्टर संजय त्रिपाठी एक जानी मानी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और ऐसे में बताया भी जाता है कि आप हरिद्वार स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आप यहां से काया चिकित्सा विभाग के पीजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपको 20 वर्षों का क्लिनिकल तजुर्बा है। आपने करीब 45 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। कई पत्रिकाओं में आप संपादक भी हैं। तो ये था डॉक्टर संजय त्रिपाठी का परिचय। अगर आप भी कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी चाहते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि कोरोना आजकल लगातार भयावह स्थिति में देखा जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन कोरोना कैसे होता है, इस बारे में आयुर्वेद क्या कुछ कहता है? नेहा जी, आजकल जैसे परेशानी समय समाज झेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी इस पीढ़ी ने या इससे पूर्व की पीढ़ी ने ये परेशानी देखी हो। और आज के समय में हम सभी चूंकि एक दौर से गुजर चुके हैं और यह दूसरा दौर चल रहा है का, तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार उपशमनम, 2 सिद्धांत बताए गए कि कोई भी व्यक्ति रोगी हो उससे पहले ज्यादा जरूरी है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। यदि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है तो हम होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और यह प्राय करके पूर्व में भी हम देखते रहे हैं, यह बसंत का समय चल रहा है और बसंत के समय में बहुत सी बीमारियां कफ से संबंधित ज्यादा हो जाती हैं। पिछले वर्ष भी इसी समय कोरोना वायरस का प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्योंकि कफ का काल उस समय निकल गया था लगभग,
तो हमको उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार जब यह बसंत की ऋतु प्रारंभ हुई है मार्च के बाद से, तो हमने देखा है कि फरवरी के मध्य से लेकर के क्रमशः यह चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और आज के समय में वायरस लगभग सबको इन्फेक्ट कर चुका है। इन्फेक्ट में यह है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन है लेकिन में सिम्टम नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो माइल्ड सिम्टमेटिक हैं और वो मान के चल रहे हैं कि हर साल जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता था वैसे ही हो भी रहा होगा। और कुछ लोगों को गंभीर स्थिति में है, दवाइयाँ कुछ जो अपने से घर में कार्डियो पी रहे हैं। लेकिन जो आयुर्वेद में हम शुरू से ही देख रहे हैं कि इस समय में से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं, इसलिए हम उस तरीके के प्रिकॉशन रखने के लिए कहते हैं जिससे कि कफ बढ़ने न पाए, क्योंकि यह संधिका है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो कफ से संबंधित बीमारियां वसंत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जी डॉक्टर संजय, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या आयुर्वेद का इलाज आयुर्वेद तरीके से इलाज क्या कोरोना का संभव है क्या? आपका क्या अनुभव कहता है इस बारे में? देखिए, कोई ये नई चीज नहीं है कि कोई वायरस पहली बार इस तरीके से आया हुआ है। इसके पहले भी हमेशा वायरस जो होता है म्यूटेंट रूप में समय समय पे अपना रूप बदल करके आता रहता है और वो हर बार कुछ इन्फेक्ट करता है। हर बार हमको सर्दी जुकाम बुखार होता है। जितने बार हमें सर्दी या बुखार जुकाम होता है उतने बार एक वायरस इन्फेक्ट कर रहा होता है और उस वायरस के लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है और शरीर के अंदर की व्यवस्था है कि हम शरीर वायरस से खुद लड़ लेता है जी। और फर्स्ट स्टेज में हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वीक है, तो हमको सर्दी जुकाम हो गया और हम ठीक हो गए। लेकिन कोरोना वायरस जैसे जो वायरस है ये थोड़ा तेज गति से इन्फेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें खास तौर से जो हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या तीनों का वर्णन है। दिन भर हमें कैसे रहना है, हमें रात्रि में कैसे समय व्यतीत करना है, कैसे हमें ऋतुओं में समय व्यतीत। डॉक्टर संजय, इस बारे में भी हम आपसे तफसील से जानेंगे कि आखिर अपनी चर्याओं को कैसे ठीक करें, दिनचर्या को, रात्रिचर्या और मध्यचर्या को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीएस गोयल जी जुड़ गए हैं जो कि आगरा से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं एक दर्शक। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार, पूछे। डॉक्टर साहब, ऐसा था ये कोरोना से बचने के लिए ये काढ़े में क्या क्या चीज डाली जाए? देखिए, दो तरीके से काढ़ों का यूज आजकल हम लोग कर रहे हैं। एक तो हमारे भारत सरकार के द्वारा आयुष क्वाथ का एक प्रोटोकॉल बताया गया है जिसमें अश्वगंधा है, लेटी है और गिलोय है। तो ये जो औषधि है ये आपको मार्केट में बनी बनाई आपको मिल जाएगी और आप इसको घर पे ले आइए। एक चम्मच दवा को आप एक गिलास पानी में डाल करके आप मध्यम आंच में पालेंगे और जब आधा गिलास बच जाएगा तो आप उसको प्रातःकाल पी सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी भी कारण से बाहर जा पाने में असमर्थ हैं या आपके अगल बगल इस तरीके का आयुष क्वाथ नहीं उपलब्ध होता है तो हमारे घर में भी बहुत सी औषधियां हैं जिसमें खास तौर से काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये लगभग आपको हर घर में मिल जाएगी। हर गांव में किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। आप इसको ले आकर के तो प्रातःकाल आप चाय पीते हैं तो उसी चाय की मात्रा कम जाएगी और ये औषधि आप उसी में डाल करके चाय जैसा, जिसको हम फांट भी कहते हैं आयुर्वेद में, फांट की तरह से बना करके आप रेगुलर बेस पर सुबह और शाम को पी सकते हैं। अगर आप कोरोना किसी को नहीं भी है तो भी वो व्यक्ति अगर प्रातःकाल इन औषधियों का सेवन करता है तो आप विश्वास मानिए
कि उसको कफ से संबंधित बीमारियां के होने की संभावना बहुत कम होगी, और यदि वो इससे इन्फेक्ट होता भी है तो उस बीमारी का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम होगा। जी चलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पे ये और तमाम उन दर्शकों के लिए भी है जो कि हमारे टीवी सेट के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। निर्मल कोठारी जी अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कोठारी साहब, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, मेरी वाइफ 14 दिन पहले कोविड पॉजिटिव थी और जब स्टार्ट हुआ था तो उनको खांसी आ रही थी सूखी जी, खांसी आ रही थी सूखी, और अभी क्या है टेस्ट के अंदर वो नेगेटिव आ गई है पीसीआर टेस्ट में, लेकिन उनकी खांसी नहीं जा रही है, सूखी खांसी बराबर आ रही है। तो उसके लिए सर क्या करें कि उनकी खांसी रुक जाए? और उनको शाम को मैं रोज क्या करता था, अजवाइन होती है ना, अजवाइन जी, अजवाइन को आधा चम्मच पानी में उबाल के उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी ला के पिलाता था रोज। वो अभी भी पिला सकता हूँ क्या उनको? देखिए, कोरोना से इन्फेक्शन होने से पहले, होने के टाइम पर, होने के बाद, तीनों परिस्थितियों में कोरोना से निगेटिव हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पोस्ट कोविड में आ रही हैं। तो कोरोना से व्यक्ति तो निगेटिव हो गया, लेकिन जो उसका असर है वो कोरोना ने शरीर के ऊपर छोड़ दिया है। लंग्स वीक हो गए हैं, और साथ में जो हमारे गले के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन में है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन में है, स्वेलिंग आ गई। तो ये मान के चलिए कि कोरोना से निगेटिव होने के बाद भी 10 से 12 दिन को पूरी तरह से अपने गले को प्रिकॉशन में रखना है। अजवाइन के बजाय आप जो है सीतोपलादी चूर्ण बाजार में मिल जाएगा, उसको ले आए, शहद के साथ प्रातः और सायं, या अगर वो घर में ही रह रही हैं तो दिन 3 बार शहद के साथ देंगे। गर्म पानी का गरारा करेंगे, 2 बार भाप लेनी है, और इसके बाद लगातार गर्म पानी का प्रयोग करना है। अगर आप यह करेंगे तो यह मान के चलिए कि खांसी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जादू जैसी कोई चीज पर सोचते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो गले के अंदर सूजन आई हुई है, जो चेस्ट में सूजन आई हुई है, बहुत धीमी गति से जाती है। इसलिए धैर्यपूर्वक, बिल्कुल, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, और जो आपको उपाय बताए गए हैं जाहिर तौर पे अगर आप वो करेंगे तो यकीन मानिए उसका फायदा आपको मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से रीता फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर, मेरे पैरों के थंब के नेल्स एक बार उतर के 2-3 महीने बाद फिर दोबारा नया आके फिर दोबारा वो उतर जाता है, फिर दोबारा नया आ जाता है। तो मैंने काफी दवाइयां भी ली हैं, तो डॉक्टर साहब शायद यही बोलते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो आप बताइए क्या करें? अभी आज के दृष्टि से तो यह सवाल बहुत ही उचित नहीं था, नेल से रिलेटेड है। आप यह तो देखने की बात है तो किसी नज़दीक में जो भी आपके आयुर्वेद से संबंधित जो डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है या किसी और चीजों के कारण से ये। बिल्कुल, ये तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर समस्या कुछ और है। अगर कोरोना से रिलेटेड आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप डॉक्टर साहब से तमाम अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लगातार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ऐसे में डॉक्टर संजय लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल कोरोना वायरस के दिखे हल्के लक्षण तो आयुर्वेदिक क्या कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे कि अगर हमें लगता है कि बिना टेस्ट करवाए कि हमें कुछ लक्षण है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्मेल चली गई है, हल्का बुखार नजर आ रहा है या फिर यूं कहें कि कफ जमा हो रहा है, तो ऐसे वक्त पर, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जाना आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्की है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, 4-4, 5-5 दिन में अगर रिपोर्ट्स आती हैं, तो बेहतर रहेगा कि खुद को क्वारंटीन करके क्या कुछ उपाय घर में किए जाए। डॉक्टर साहब। नेहा जी, इसमें
में 3 स्टेजेस हैं और अभी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इस तरीके की हैं कि जिन लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं या जिन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उनको सावधानी रखने की ज्यादा जरूरत है और बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मान लीजिए हमको पता भी लग गया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना होने के बाद भी आपको कोई सिम्टम नहीं आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप कोरोना को फैला सकते हैं। इसलिए अगर सिम्टम है, अगर आप पॉजिटिव हैं और सिम्टम नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम आपको है, आपने जांच नहीं कराई है, तो भी आप अपने आप को सेपरेट करिए, घर में आइसोलेट करिए और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचिए। तो 3 चीजें कुछ विशेष हैं जो हम बता रहे हैं। नंबर 1, गर्म पानी पीना। अगर आपको लगता है कि मुझे सर्दी है, जुकाम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हल्का बुखार आया है, तो आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी खुद में दवा है ज्वर के लिए। दूसरी चीज है, आपको दिन में 2 बार गरारे करते हैं, जिससे कि आपके गले में अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उस गर्म पानी से निकल जाएगा। दिन में 2 बार भाप लेना अनिवार्य है, जिसमें आपके नाक से लेकर के गले से लेकर के फेफड़े तक में जो भी वायरस होगा उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और शरीर को लड़ने के लिए समय मिल जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं बिना दवाई के, तो गांव से लेकर शहर तक सबके पास उपलब्ध है और ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो कोरोना से आप प्री स्टेज में आप बच सकते हैं और अन्य भी जो बीमारियां हैं, अन्य जो वायरस हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। जी डॉक्टर संजय, कोरोना हो जाने पर आयुर्वेद के मुताबिक क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना हो जाने के पर अगर कोरोना आपको हो जाता है तो फिर आयुर्वेद के मुताबिक क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में जो आज की डेट में जैसे 2 शब्द हमने सुन रखे हैं, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इस तरीके के शब्द अब लगभग सब पता हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप सामान्य रूप से देखिए किसी के यहाँ किसी मृत्यु हो जाती है तब भी हम 10 दिन का क्वारंटाइन, 10 दिन का आइसोलेशन रखते हैं। कहीं पर किसी के घर में बालक का जन्म हो जाता है तब भी हम 10 दिन का आइसोलेशन एक रखने के प्रोसेस है। किसी के यहाँ चिकन पॉक्स हो जाए, किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता था पहले, तब भी 10 दिन से 15 दिन का क्वारंटाइन करके हम वो रखते थे। पहले ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, डायरिया हो जाए, हैजा हो जाए, प्लेग हो जाए, तब भी हम आइसोलेट करके रखते थे। तो आइसोलेशन एक की प्रक्रिया आयुर्वेद में, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो जन सामान्य को ये पता है, गांव में भी पता है, लोग आइसोलेट होकर के रखते हैं अपने को भी आइसोलेट करके। कोरोना में तो बहुत जरूरी है आइसोलेशन, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आइसोलेशन के बाद सैनिटाइजेशन। जी, आप जिस रास्ते से गुजरे हैं उस जगह को से फिनाइल या और के द्वारा पोछा लगवाना, घर के वो साफ सुथरा रखना, और इसके साथ में जो हमने इसके पहले भी बताया, 2 बार गरारे, 2 बार भाप लेना और साथ में गर्म पानी लगातार। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोरोना होने के बाद, कोरोना से ठीक होने के बाद या कोरोना होने से पहले 3 स्टेज में आपको सावधानी रखनी ही रखनी। खासतौर से लगभग वे इस तरह के प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, दुकानदार हैं, ये बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रुपए के माध्यम से, पैसे के माध्यम से या सामान के माध्यम से आपस में टच में आते हैं, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि मास्क जैसे पहनने के लिए कहा गया है, मास्क पहने, अपने हाथों को नाक पे, आंख पर और चेहरे तक ले जाने से बचना है। और अगर आपको अपने चेहरे को टच करना है तो सबसे पहले साबुन से आपको अपने हाथ को धोना है। साबुन की अगर तुरंत व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर आप अपने पास रखना है और ठीक तरीके से सैनिटाइजेशन करना है। जी। अगर हम इतना करते हैं तो मान के चलिए कि हम बचे रहें। जी डॉक्टर संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए स्टीम लेने से कितना फायदा होता है, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि आप 2 से 3 बार स्टीम लीजिए, लेकिन स्टीम लेने से कितना फायदा होता है और कैसे? स्टीम
है, लेकिन जब हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम दोनों तरीके से लेना है, नाक से खींच करके और मुंह से खींच करके। और अभी बहुत से लोगों को अभी इनकी आइडियाज नहीं है। में अगर आपके कुकर है, कुकर में एक पाइप जोड़ दीजिए, पाइप जोड़ करके थोड़ा दूर खड़े हो, दूर हो करके, और उस पाइप से निकलने वाली जो भाप है आप उससे दूर रख करके आप भाप ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उससे भाप ले सकते हैं। जग में पानी गर्म करके रख के और सिर को करके ये आप भाप ले सकते हैं। तो भाप जब हम लेते हैं तो वायरस जो होता है, वायरस मान के चलिए कि वो 25 डिग्री टेम्परेचर से 30 डिग्री टेम्परेचर के बाद का जो टेम्परेचर होता है उस पे उसके जीवित रहने की संभावना कम होती जाती है। लेकिन शरीर का अंदर जो 37 डिग्री का हमारा टेम्परेचर है, शरीर के अंदर, बाहर तो वो नहीं रह पाएगा, शरीर के अंदर बहुत ही बढ़िया वातावरण 37 डिग्री का होता है। हमें 37 डिग्री से अधिक गर्म जी हम जब उसको देते हैं हो जाते हैं, लंग्स के अंदर तक जा करके जो इन्फेक्शन है, साथ में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। लंग्स की जो हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को लेने की, उस ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसके कारण से हमारा जो वायरस है वो भी नष्ट होता जाता है, हमारे शरीर क्षमता, इम्यूनिटी और बढ़ती जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको भी अगर कोरोना से बचा के रखना है, भले ही कैरियर कोई और हो कि कोई और घर का सदस्य बाहर जाता है, लेकिन जाहिर तौर पे बच्चे भी कहीं ना कहीं डेंजर जोन में आते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में कि बच्चे ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, यानी कि इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे इस बार इन्फेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आयुर्वेद में ऐसा क्या कुछ बच्चों को खिलाए, क्या कुछ बच्चों को पिलाए, जिससे कि कुछ हद तक बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। नॉर्मली बच्चों में फर्टिलिटी रेट बहुत कम, एक्टिविटी तो ज्यादा है, बच्चों में डेथ रेट बहुत ही कम है। लेकिन सावधानी जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको रखनी होगी कि जब वो घर में आए, घर में आने से पहले अपने वस्त्र को बाहर रखें, शूज को घर के बाहर रखना, कमरे के बाहर ही छोड़ दे, साथ में हाथ पैर को साबुन से धोकर करके फिर उसके बाद आप घर में आए। और बच्चों को भी इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है कि क्लोज कॉन्टेक्ट में वो तुरंत आए। इसके साथ में चूंकि दवा औषधियां बहुत टेस्टी नहीं होती हैं आयुर्वेद में, तो उसके लिए पैलेटेबिलिटी जरूरी है। खासतौर से जैसे हमारी औषधि च्यवनप्राश है, तो च्यवनप्राश अधिकांश बच्चों को पसंद है और बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप च्यवनप्राश किसी भी अच्छे कंपनी का ले लीजिए और आप उसको खिला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो फोर्टिफाइड डाइट्स जो है, हेल्थी डाइट्स में बाजार के जो फूड के बजाय हम अपनी जो नेचुरल, हमारे जो प्राकृतिक रूप से हम जो भोजन कर रहे होते हैं शुरू से, चावल दाल, और इसको हम अगर बच्चों को रेगुलर वे में सेवन कराते हैं, समय से सेवन कराते हैं, और साथ में औषधियों में अब इस समय जैसे अश्वगंधा की टैबलेट है, गिलोय की टैबलेट है, गिलोय घन बटी के रूप में आती है, सनसमनी बटी के रूप में आती है। तो इसको लेकर के हम बच्चों को एक गोली सुबह शाम कर देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी बच्चों में इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। लेकिन एक चीज ये भी मानना चाहिए कि बच्चे लोगों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ये घर वालों को सावधानी रखनी है कि हम कैसे बचा के। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। आपने कोरोना से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और ये भी बताया कि आखिर अपना ख्याल कैसे रखना है। अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना है जिससे कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। और ख़ास तौर पे आपने ये भी बताया कि किस तरह से बच्चों का आप ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे भी इस वेव में ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को भी आ रही है। लिहाजा उनका भी ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर बुजुर्गों का ख्याल रखना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी समझा जा सकता है। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।